सोचो तुम एक गेम खेल रहे हो और अचानक से तुम उसी गेम की दुनिया में समन हो जाओ। एक लड़का अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई दुनिया में एक बेबी की बॉडी में इनकारनेट हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करती है, टैलेंट। यहाँ 5 साल की उम्र में एक सेरेमनी होती है जो डिसाइड करती है तुम्हारा पूरा फ्यूचर। लेकिन जब हमारे हीरो की बारी आती है उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता और यहीं से शुरू होती है एक टैलेंटलेस लड़के की कहानी जो आगे चलकर सबको गलत प्रूव करेगा। इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गेम में ही लगा चुका है। नाम है केनिची यामाडा, एक हार्डकोर गेमर। वो एक ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है लेकिन तभी अचानक सिर्फ 3 ही साल के अंदर गेम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से केनिची थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है यार ये गेम बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, मुझे कोई एक ऐसा गेम चाहिए जो कम से कम 10 सालों तक चले। और यहीं से उसकी लाइफ का रियल गेम शुरू होता है। तभी अचानक से उसके लैपटॉप पर एक मिस्टीरियस स्क्रीन ओपन होती है एंड उसके सामने एक नए गेम का ऑप्शन आता है, इजी, नॉर्मल और एक लास्ट ऑप्शन हेल मोड, जो सबसे मुश्किल होता है। शायद से कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो रुक जाता, पर अपना केनिची नहीं, वो बिना कुछ सोचे सीधा हेल मोड को सेलेक्ट कर देता है। पर गेम का सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है, चाहो तो तुम अभी पीछे हट सकते हो, बाद में तुम्हें पछतावा होगा। केनिची बस हल्का सा मुस्कुराता है एंड कहता है गेम में मजा तभी आता है जब उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो। अब गेम केनिची के सामने एक क्लास सिलेक्शन का ऑप्शन रखता है, स्वॉर्डमैन, हंटर, मेज एंड यहाँ तक कि उसमें डीमन किंग क्लास भी होती है। लेकिन केनिची की नजर एक समनर क्लास पर जाती है जिसकी डिफिकल्टी रेटिंग 9 ऑफ द 10 होती है और ये एक फार्मर की क्लास है जो सबसे लो होती है। ऊपर से ये क्लास अभी भी टेस्ट फेज में चल रही होती है, यानी कि इस पर अभी भी काम चल रहा होता है। लोग इस क्लास को अवॉइड करते हैं पर अपने केनिची के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, जो क्लास सबसे मुश्किल होती है एंड में वही जाकर पावरफुल बन जाती है और वो समनर क्लास चूज कर लेता है। सिलेक्शन के तुरंत बाद ही केनिची को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, साथ ही उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। अगले सीन में हम एक न्यूबॉर्न बेबी को रोता हुआ देखते हैं। वह और कोई नहीं अपना केनिची होता है। उसे तुरंत समझ आता है ये सिर्फ गेम नहीं है, वो एक इसेकाई वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो गया है। तभी केनिची को यानी उस बच्चे के पिता उसे गोद में उठा लेता है और उसका नाम एलन रखता है। एलन का सिर्फ शरीर ही बच्चे का है पर उसके दिमाग में पुराने एडल्ट गेमर केनिची की सारी यादें होती हैं। वो सिर्फ बेबी होते हुए भी हर चीज क्लियरली सोच और समझ पा रहा होता है। एलन एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। एलन के माता पिता वहाँ के राजा को टैक्स देते हैं और खेती करते हैं। एलन के पिता का नाम रोडेन होता है, वो एक मेहनती किसान होते हैं और उसकी माँ का नाम थेरेसिया, काइंड और केयरिंग, जो कि एलन से बहुत प्यार करती है। इस दुनिया के लोग सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही समझते हैं एंड साथ ही इस दुनिया में खतरनाक मैजिक बीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। एलन को समझ आता है ये दुनिया गेम से कहीं ज्यादा खतरनाक और असली है। आगे हम देखते हैं थेरेसिया एलन को सुलाकर चली जाती है। एलन अपनी माँ के जाते ही उठकर अपना स्टेटस खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हेल मोड की डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा होने की वजह से उसका स्टेटस ओपन नहीं होता और लगभग फाइनली 1 साल के बाद जाकर वह स्टेटस अनलॉक कर पाता है। स्टेटस में उसका लेवल 1 और क्लास समनर होती है। उसके पास 2 स्किल होती है, समनिंग और क्रिएशन। ये दोनों अलग स्किल होती है। वह जिस स्किल को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाएगा। एलन को शुरुआत में लगता है शायद वो भी समन कर सकता है, इसलिए वह सबसे पहले एक छोटे इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है। वो अपना पूरा फोकस लगाता है एंड अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है। एक बार ट्राई करता है, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कई बार ट्राई करने के बाद एलन रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगता है, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आने वाला, मुझे कुछ अलग ट्राई करना होगा। एंड उसे समझ आता है सिर्फ समन करते रहने से काम नहीं चलने वाला। वह थोड़ा शांत होकर सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और एबिलिटी है, क्रिएशन स्किल, एंड वो अपनी क्रिएशन स्किल एक्टिवेट करता है। तभी उसके सामने एक कार्ड अपीयर हो जाता है। आखिरकार इस बार एलन कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज आती है। एलन तुरंत समझ जाता है कि मॉम आ रही है और वो जल्दी से सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन उसका शरीर सिर्फ 1 साल के बच्चे का होता है। एलन इतनी सारी मेंटल एनर्जी यूज करने के बाद काफी थक जाता है एंड फिर वह अपनी ग्रीमवॉर को बंद कर देता है और एलन सच में सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं एलन के पिता जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। उसकी माँ घर के कामों में बिजी होती है। सब कुछ डेली रूटीन जैसा ही चल रहा होता है। एलन भी उठता है और बिना टाइम वेस्ट किए वह सीधे अपनी ग्रीमवॉर खोल लेता है। वो कल बनाए हुए कार्ड को एक्टिवेट करता है एंड ध्यान लगाकर समन करता है। इस बार सच में इंसेक्ट अपीयर हो जाता है, लेकिन वो ग्रीमवॉर से निकलकर सीधा एलन के चेहरे पर बैठ जाता है।
एलन थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल उसकी बॉडी बेबी की होती है, जिस वजह से वो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाता एंड फिर वो टिड्डे को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टिड्डा बस इधर उधर कूदता रहता है। ये तो बस बेवकूफ कीड़ा है। फिर भी एलन का पहला समझ होने की वजह से वह उसका नाम रखने की सोचता है और उस टिड्डे का नाम डेनका रखता है। थोड़ी देर बाद एलन अपनी ग्रिमवॉर में नोटिस करता है कि उसके स्टेट पॉइंट्स हल्के से बड़े हैं, ज्यादा नहीं पर क्लियरली इंक्रीज हुए हैं। उसे समझ आता है समन करना बेकार नहीं था, प्रोग्रेस स्लो है पर हो रही है। दोबारा एलन एक चूहे को समन करता है, चूहा अपीयर हो जाता है एंड एलन उस चूहे को ऑर्डर देता है। वह चूहा तुरंत एलन की बात मानकर दौड़ने लगता है। इस बार उसका कंट्रोल बेटर था। एलन चूहे को देखते हुए कहता है कम से कम ये डेनका से तो बेहतर ही है। धीरे धीरे एलन के स्टेट पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। वो एक बेबी होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ एक आदमी की जितनी हो चुकी होती है, लेकिन हेल मोड की वजह से लेवल अप करना नॉर्मल से लगभग 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है। एलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पर स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा टफ है और एलन को यह बात समझ में आने लगती है। तभी एलन के पिता जंगल से घर वापस आते हैं एंड उनके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा होता है। ये देखकर एलन की माँ थोड़ी सी घबरा जाती है। ये खून कैसा, सब ठीक तो है ना? रोडेन थेरेसिया को बताता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल आज उनके इलाके में एक बड़ा सा बोर घुस आया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बोर को मार गिराया और ये खून उसी का है। यह सुनकर थेरेसिया की जान में जान आती है। फिर रोडेन एलन को बोर देखने के लिए पूछता है। एलन मॉन्स्टर का नाम सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। रोडेन एलन को लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो उसे आसमान की तरफ दिखाता है। एक पक्षियों का झुंड उड़ रहा होता है। ये देख रहे हो एलन, ये एल्बेरॉन मॉन्स्टर्स हैं। ये पक्षी आजाद है और जहाँ चाहे उड़ सकते हैं। एंड रोडेन थोड़ा रुक कर बोलता है मैंने तुम्हारा नाम इन पक्षियों के नाम पर रखा है। अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चली कि मैंने तुम्हारा नाम एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा है तो वो मुझ पर भड़क जाएगी। एलन अपने डैड की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों ग्रेट बोर के पास पहुँचते हैं। वो देखने में एकदम सुअर जैसा लगता है, लेकिन वह बहुत बड़ा होता है। एलन पहली बार इतना बड़ा मॉन्स्टर देख रहा होता है। तभी वहाँ रोडेन का एक दोस्त आता है और रोडेन को अप्रिशिएट करने लगता है। अच्छा काम किया रोडेन मेरे यार, इसको मार गिराने का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। फिर वह एलन को देखकर बोलता है ये तुम्हारा बेटा है, इसके बाल और आंख काफी सुंदर है। फिर एलन उस आदमी को हेलो बोलता है। पता है छोटे उस्ताद, इस बोर को मार गिराने में कम से कम 20 लोग लगे। उस आदमी की यह बात सुनकर एलन को समझ आता है कि वह अभी भी किसी मॉन्स्टर से लड़ने के लायक नहीं है एंड उसे फ्यूचर में सरवाइव करना है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। अब एलन लगभग 3 साल का हो चुका होता है। टाइम के साथ साथ वो सिस्टम के नए फीचर्स को अनलॉक करता रहता है। सब कुछ स्लो होता है पर हाँ, दिन ब दिन प्रोग्रेस हो रही थी। वो अपनी नई स्किल का यूज करके कार्ड को कंबाइन करता है, फोकस करता है और एक नए क्रिएचर को समन करता है, एक बर्ड। एलन उस बर्ड का नाम चपी रखता है। इसके बाद एलन 2 एनिमल को समन करता है, एक फ्रॉग जिसकी एबिलिटी जंप करना और एक मोल जिसकी एबिलिटी जमीन के अंदर सुरंग और गड्ढे खोदना। उसकी समनर की क्लास बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एलन को इस ग्रोथ और प्रोग्रेस में मजा आने लगा है। एलन डिसाइड करता है वो अभी भी किसी मॉन्स्टर से फाइट नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अभी भी तैयार नहीं है। तभी एलन की फ्रेंड वहाँ आ जाती है जिसका नाम कैरेना होता है। वो एलन के घर के पास में ही रहती है। फिर दोनों मिलकर नाइट फाइट खेलने लगते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी एलन के माता पिता घर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि थेरेसिया प्रेग्नेंट है। रात के वक्त तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर थेरेसिया एलन से पूछती है, एलन बेटा तुम आजकल पेड़ पर पत्थर क्यों मारते हो? जंगल में मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं, मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं उन सभी को रोक सकूं और सबको बचा सकूं। एलन के माता पिता यह सुनकर हंस पड़ते हैं, पर असल में एलन ये देखने के लिए ट्राई कर रहा होता है कि वो समन के अलावा कुछ और कर सकता है कि या नहीं। एलन के पेरेंट्स बताते हैं जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब तुम टैलेंट सेरेमनी में हिस्सा ले पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई खास टैलेंट हुआ तो तुम फार्मिंग से भी कुछ बेहतर कर पाओगे। अगले दिन हम देखते हैं एलन अपने स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कैरेना फिर नाइट फाइट खेलने के लिए आ जाती है, लेकिन हर बार की तरह एलन इस बार भी हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थेरेसिया के सामने एक कीड़ा आ जाता है, जिसे देखकर वह घबराकर चिल्लाने लगती है। तभी रोडेन के साथ साथ एलन और कैरेना भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी थेरेसिया के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तभी रोडेन कैरेना से अपनी मॉम को बुलाने के लिए कहता है। फिर एलन पानी गर्म करता हुआ सोचता है काश मैंने कोई बच्चा पैदा करने वाला गेम खेला होता, लेकिन रोडेन घबराया हुआ होता है और उसे समझ नहीं आता है आगे क्या करना है। तभी कैरेना अपनी मॉम डैड को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर रोडेन की जान में जान आती है। तभी कैरेना की मॉम आदमियों को बाहर जाने के लिए कहती है और लात मार कर तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। फिर तीनों रात भर बाहर ही रहते हैं एंड सो जाते हैं।
हैं। सुबह होते ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है, जिसे तीनों सुनकर जल्दी से अंदर पहुंच जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं क्योंकि थेरेसिया ने एक लड़के को जन्म दिया था। वह रोडन से उस बच्चे का नाम रखने के लिए कहती है। रोडन सोचने लगता है कि बेबी का नाम क्या रखा जाए एंड थोड़ी देर सोचने के बाद रोडन उसका नाम मैक्स रखता है। तभी एलन सोचने लगता है ये गेम मेरी पुरानी लाइफ से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रियल लाइफ में ना उसके पास कोई गर्लफ्रेंड, ना ही ढंग की जॉब एंड कुल मिलाकर वह एक एवरेज इंसान से भी लो होता है। उसको अपनी पिछली लाइफ को छोड़ने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। वह अपनी इस लाइफ से बहुत खुश होता है। एलन के लिए परिवार वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है। एलन अपने भाई को देखकर काफी खुश होता है एंड एलन जैसे ही मैक्स को टच करता है वह रोने लगता है। तब एलन की मॉम बताती है जब तुम पैदा हुए थे तो तुम इससे भी ज्यादा रो रहे थे, जिसे सुनकर एलन थोड़ा सा शर्मा जाता है। धीरे धीरे एलन अब बड़ा होता जा रहा है और आज एलन की लाइफ का बहुत खास दिन होता है, क्योंकि आज वो पूरी तरह से 5 साल का हो चुका है और आज ही एलन का फ्यूचर डिसाइड होने वाला होता है। वो अपने डैड के साथ आज अप्रेजल सेरेमनी के लिए जा रहा है एंड तभी रास्ते में एलन अपने डैड से पूछता है, डैड ये सेरेमनी में क्या होता है? और उसके पिता उसे समझाते हैं कि हमारे गांव में जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उन्हें सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर किसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की लाइफ बदल सकती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कैरेना और उसके डैड गेरेडो दिखते हैं। दरअसल वो भी सेरेमनी के लिए ही जा रहे होते हैं। अब सब साथ में उसी जगह जाने लगते हैं जहाँ सेरेमनी होने वाली है। एलन के लिए यह पहली बार होता है कि जब वह किसी दूसरे विलेज आया हो। तभी उसकी नजर अपनी उम्र के बच्चों पर पड़ती है। एलन सोचता है कि शायद ये भी सेरेमनी में हिस्सा लेने आए हैं। उन सभी के कपड़े महंगे, साफ, चमकदार और रॉयल टाइप के होते हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि ये अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। तभी वहाँ एलन को कुछ लोग देखते हैं और ताना मारते हैं, ये तो गुलाम है, क्या ये भी अपना टैलेंट जानने आया है? लेकिन एलन सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा फील करता है, लेकिन चुप रहता है। तभी एक बड़े पैलेस के डोर ओपन होते हैं और वहाँ से कुछ प्रीस्ट बाहर आते हैं और बताते हैं, हमारे गॉड ऑफ क्रिएशन ने सभी को एक बराबर मौका दिया है, चाहे कोई गुलाम हो या अमीर। एंड वो आगे बताते हैं, हमारे कई महान लॉर्ड्स भी कभी गुलाम परिवार से ही आए थे। ये सुनते ही पूरा गाँव शॉक्ड हो जाता है। सच में क्या ये मुमकिन है? और इसी कंफ्यूजन के बीच सेरेमनी का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर एलन और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स महल के अंदर एंटर हो जाते हैं और एंटर होते ही एलन की नजर 3 बड़े स्टेचुओं पर पड़ती है, जिनमें से एक स्टेचू एल्मिया द गॉड ऑफ क्रिएशन का होता है, जो कि असल में गेम का क्रिएटर होता है। प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं, अब सेरेमनी शुरू होती है। सबसे पहले बुलाया जाता है गांव के मुखिया के बेटे को, जिसका नाम पोलेमस होता है। प्रीस्ट उसे समझाते हैं, बस तुम्हें अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखना है और जैसे ही तुम अपना हाथ रखोगे तुम्हारा टैलेंट पीछे के ब्लैक बोर्ड पर शो हो जाएगा। लेकिन पोलेमस काफी नर्वस होता है। वो डरते डरते अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है और तुरंत ही क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगता है और उसका टैलेंट बोर्ड पर अपीयर हो जाता है, जो कि एक मर्चेंट का टैलेंट होता है। ये देखते ही उसका पिता, जिसका नाम डेबोजी होता है, उसे गले लगाकर आंसुओं की नदियां बहाने लगता है, क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई खास टैलेंट होना काफी रेयर बात होती है। और इसके बाद एक दूसरा लड़का आता है। वो क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है पर कुछ भी नहीं होता। प्रीस्ट अनाउंस करते हैं, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। एलन यह देखकर समझ जाता है कि हर किसी के पास टैलेंट होना जरूरी नहीं। तभी एक और लड़का आता है। वह बाहर से काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी काफी नर्वस होता है और वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है और तुरंत रिजल्ट सामने आता है, एक्स यूजर, जो कि एक ए रैंक का टैलेंट होता है। यह देखते ही वह खुशी से उछल पड़ता है, याहू पापा, मैं एक एक्स यूजर हूँ। और अब धीरे धीरे बाकी बच्चों की भी बारी आती है और वो एक एक करके सभी रिजेक्ट हो जाते हैं और टेंशन काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। अब बारी आती है कैरेना की। वो पहले से ही काफी एक्साइटेड होती है। वो बिना रुके सीधा क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख देती है। उसके बॉल पर हाथ रखते ही बॉल से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिस वजह से कुछ पल के लिए पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। रिजल्ट सामने आता है। इसे देखकर प्रीस्ट भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भाई कैरेना को मिलता है स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट, जो कि एक लीजेंडरी टैलेंट होता है। ये सुनकर उसके आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एक गुलाम की बेटी में इतना हुनर। और एलन भी मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे तो पहले से ही पता था कैरेना के पास कोई ना कोई खास टैलेंट जरूर है, तभी तो वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। एंड फाइनली अब बारी आती है एलन की। लेकिन एलन को पहले से ही पता होता है कि उसे समनर की क्लास मिलेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही एलन क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, पहले तो कुछ भी नहीं होता, फिर अचानक से क्रिस्टल बॉल से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि एलन की आंखों के आगे सब सफेद हो जाता है। रोशनी की वजह से एलन अपना बैलेंस खो देता है और पीछे गिर जाता है। वो खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हो जाता है और जल्दी से प्रीस्ट के पास जाकर अपना टैलेंट पूछने
लगता है। प्रीस्ट कुछ पल शांत रहने के बाद बोलता है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनते ही एलन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और वो तुरंत बोर्ड की तरफ देखता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। वो मन ही मन गेम के क्रिएटर को कोसने लगता है। उसे लगता है शायद से क्रिएटर की किसी गलती की वजह से उसका टैलेंट बोर्ड पर शो ही नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने पिता के साथ घर वापस लौट जाता है। आगे हम देखते हैं एलन के माता पिता उसे प्यार से समझाते हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास टैलेंट है या नहीं, हमारे लिए तुम हमेशा एक अच्छे और प्यारे बेटे रहोगे। ये बात सुनते ही एलन के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि वह सच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ। एंड एलन रात को सोते वक्त अपने पूरे दिन को याद करता है। वह सोचता है आज सेरेमनी के बच्चे उसी की उम्र के थे, फिर भी हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट या स्किल थी। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि वही सिर्फ एक इकलौता बंदा है जो हेल मोड पर खेल रहा है। वो आंख बंद करके डिसाइड करता है टैलेंट हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी स्ट्रांग बनूंगा और सबको साबित करूंगा कि एक हार्डकोर गेमर ही सब कुछ है। एंड वह दिन की सेरेमनी वाली गलती को एक बग मानता है और वह उस बग को ठीक करने के लिए गेम के क्रिएटर को नोट लिखने की बात करता है। अगले ही दिन एलन का परिवार कैरेना की फैमिली से उसको लॉर्ड बनने की खुशी में मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एलन नोटिस करता है कि किसी वजह से उसके डैड का मूड ऑफ है। एंड सभी के घर पहुंचते ही कैरेना की माँ मैथिल्डा सभी का वेलकम करती है एंड एलन की माँ कैरेना को स्वॉर्ड लॉर्ड का टाइटल मिलने की बधाई देती है और इस बात की खुशी को सेलिब्रेट करने को कहती है। एंड आगे मैथिल्डा एक वाइन की बोतल लेकर आती है जो कि गांव के मुखिया ने गिफ्ट की है। एंड तभी एलन की नजर अपने डैड पर पड़ती है। उनका चेहरा थोड़ा सीरियस लग रहा होता है। एलन को शायद से ऐसा लगता है कि उसके डैड कैरेना के डैड से जल रहे हैं क्योंकि गेरेडो की बेटी के पास टैलेंट है और एलन के पास नहीं। साथ ही साथ एलन यह भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसके डैड इतनी छोटी सी बात पर जलने वाले इंसान नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती और कुछ देर बाद ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और रोडन गुस्से में रिश्ते खत्म करने की बात तक कर देता है। यह बात सुन के वहाँ सभी शॉक्ड रह जाते हैं और इस झगड़े की सिर्फ एक ही वजह होती है, टैलेंट। रोडन के हिसाब से गेरेडो की फैमिली अब उनसे ऊपर है और यह सिर्फ और सिर्फ रोडन की गलत फहमी होती है। लेकिन गुस्से में बात धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों एक दूसरे पर लड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी दोनों की वाइफ्स आगे आती हैं और अपने अपने पतियों को शांत कराती हैं एंड आगे बच्चों को बताती हैं कि वह सब बचपन के दोस्त हैं और सभी साथ बड़े हुए और साथ सपने देखे और तो और शादी भी एक साथ ही की। बस उसी पल से माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और दोनों के बीच गलत फहमियां भी खत्म हो जाती हैं एंड आखिर में सब साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं गेरुडो को एक आदमी बताता है कि उसकी बेटी से नाइट लीडर मिलने आने वाला है और यह सुनने के बाद वह सभी गांव में इकट्ठा होते हैं और तभी इसी बीच एलन की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह देखते ही पहचान जाता है ये तो सेरेमनी वाला एक्स यूजर डोगोरा है। एक्स यूजर एलन को देखते ही कमजोर कहकर चिढ़ाने लगता है। उसके लिए एलन बस एक लड़का है जिसके पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही कोई खास स्किल। यह सुनते ही एलन की फ्रेंड कैरेना भड़क जाती है एंड डोगोरा को सबक सिखाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ नाइट लीडर की एंट्री होती है और माहौल एकदम शांत हो जाता है। आगे लीडर आता है और मुखिया की तरफ देखते हुए कैरेना को बुलाने के लिए कहता है। कैरेना एक्साइटमेंट के साथ उनके सामने पहुंचती है और सीधी खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ स्वॉर्ड लॉर्ड कैरेना। नाइट लीडर उसे ध्यान से देखता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है क्या ये लड़की सच में लॉर्ड है, इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। एंड फिर वो आगे गेरेडो से कहता है तुम्हारी बेटी को ये साबित करना होगा कि वो सच में एक लॉर्ड के टाइटल के काबिल है। जब सुनते ही गेरेडो घबरा जाता है क्योंकि उसकी बेटी सिर्फ अभी 5 साल की छोटी बच्ची होती है और वो लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी ने अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन नाइट लीडर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह आगे गेरेडो से कहता है अगर इस लड़की ने फाइट नहीं की तो कैरेना के साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लॉर्ड की यह बात सुनते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। इसके बाद लीडर कैरेना और वॉइस कैप्टन के बीच एक डुअल मैच का ऐलान करता है। गेरेडो अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह घबराया होता है। उसके लिए ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि उसकी बेटी की जान का सवाल होता है। लेकिन तभी कैरेना अपने डैड की तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मैं ये फाइट कर लूंगी पापा, और गेरेडो ना चाहते हुए भी लीडर के सामने कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कैरेना फाइट के लिए रेडी हो जाती है और मजेदार बात तो ये होती है कि वो डरने के बजाय काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वहीं वॉइस कैप्टन भी रेडी हो जाता है और अगले पल फाइट शुरू होती है। कैरेना बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन पर लगातार अटैक्स करने लगती है। ये देख साइड में खड़ा एक्स यूजर पूरी तरह हैरान रह जाता है। ये लड़की मेरी उम्र की होने के बाद भी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे
कैसे। लेकिन वॉइस कैप्टन भी कोई हल्का अपोनेंट नहीं होता और वो फिर एक मौका देखते ही आगे बढ़ता है और कैरेना को एक जोरदार किक मारता है। कैरेना सीधे दीवार से जाकर टकरा जाती है। यह देखते ही गेरडो, एलन और एलन के पिता का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि कैरेना स्वॉर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ आखिर वो सिर्फ एक 5 साल की बच्ची ही होती है और इसके अलावा कैप्टन के पास लड़ाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कैरेना दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। यह देख के नाइट लीडर हैरान रह जाता है और वहीं वॉइस कैप्टन की आंखें फटी रह जाती हैं। कैरेना फिर से वॉइस कैप्टन पर बहुत तेजी के साथ लगातार अटैक्स करने लगती है और कैप्टन को डिफेंस करने का मौका तक नहीं मिलता। कैरेना का हर एक अटैक पहले से ज्यादा हैवी एंड शार्प होता है और आखिरकार वॉइस कैप्टन की तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके बाद नाइट लीडर तुरंत इस फाइट को रोक देता है और कैरेना इसी के साथ जीत जाती है। गेरडो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, फिर वह काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक होती है। एलन और उसके पिता और खुद नाइट लीडर भी कैरेना की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। अब नाइट लीडर कैरेना के टैलेंट और उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए गेरडो को अपने रेजिडेंस में इनवाइट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेजिडेंस के अंदर सेरेमनी सिलेक्शन वाले सभी बच्चे अपने अपने डैड के साथ एक लंबी टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वह नाइट कैप्टन खुद का इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम जेनॉफ है और साथ ही मैं नाइट्स का कैप्टन भी हूँ। फिर वो आगे बताता है कि उसे यहाँ किंगडम के कहने पर भेजा गया था और वह सबकी तरफ देखते हुए कहता है, और जो भी मेरा पहले बिहेवियर था मैं उसके लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। फिर जेनॉफ एक अनाउंसमेंट करता है कि इस गाँव का नाम पहले मुखिया के नाम पर रखा जाना था, लेकिन राजा के नए ऑर्डर्स के मुताबिक आज से इस गाँव का नाम कैरेना विलेज होगा। दरअसल कैरेना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की वजह से इस गाँव की पहचान ही बदल दी है। जेनॉफ की यह बात सुनकर गाँव का मुखिया डेबोजी भी सहमत हो जाता है। जेनॉफ आगे बताता है कि उन्हें इससे पहले भी 2 लॉर्ड मिले, लेकिन वो फेक लॉर्ड्स थे, उनमें कोई हुनर नहीं था और इसी के चलते किंगडम ने नए नियम बनाए ताकि उनके बीच कोई भी फेक लॉर्ड्स ना हो। इस बात से वहाँ बैठे सभी लोग एग्री होते हैं। फिर जेनॉफ गेरडो से उसकी बेटी के साथ इतनी सख्ती बरतने के लिए माफी मांगता है और गेरडो भी यह बात समझकर जेनॉफ को माफ कर देता है। फिर जेनॉफ एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, जब कैरेना 12 साल की हो जाएगी तब उसे रॉयल एकेडमी में भेजा जाएगा। एलन यह सुनते ही समझ जाता है कि एकेडमी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट होगा। तभी एक्स यूजर डोगोरा बोल पड़ता है कि एकेडमी में जाने वालों में से कोई भी लॉर्ड बन सकता है। तभी डोगोरा के पिता उसे चुप रहने को बोलते हैं। बीच में टोकने के लिए जेनॉफ से माफी मांगता है क्योंकि कोई भी नाइट लीडर की बात बेवजह नहीं काट सकता है। फिर कैरेना एलन की तरफ देखते हुए उसे भी एकेडमी साथ चलने को कहती है, लेकिन डोगोरा फिर एलन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से कैरेना और डोगोरा के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी एलन मन ही मन सोचता है, मेरे सामने 5 साल के बच्चे लड़ रहे हैं और बचा रहे हैं, लेकिन एलन का माइंडसेट एंड लाइफ एक्सपीरियंस एक 40 साल के आदमी जितना होता है। और तभी जेनॉफ की नजर एलन पर पड़ती है, ये काले बालों वाला लड़का कौन है। तभी गेरडो बताता है, ये मेरे दोस्त रॉडन का बेटा एलन है। रॉडन का नाम सुनते ही जेनॉफ एकदम रुक जाता है और आगे कहता है, तो तुम बोर हंटर रोडान हो जो कि विलेज का हीरो माना जाता है। जेनॉफ कहता है अगर उसे यह बात पहले पता होती तो वह ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। दरअसल रॉडन खुद भी कंफ्यूज होता है और उसके लिए यह बात भी बहुत अजीब होती कि एक नाइट लीडर आखिर उसे कैसे जानता है, लेकिन फिर भी रॉडन को इस बात पर गर्व महसूस होता है और जेनॉफ अपनी बदतमीजी के लिए अगेन माफी मांगता है। यह सब देख एलन मन ही मन सोचता है कि उसके पिता सच में कमाल के हैं और उसके मन में अपने डैड के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है।